नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश वाया हिंदी के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के बाद लगातार ये दद्दू की क्लास चलेगी जिसमें आपको बड़े ही साधारण तरीके से अंग्रेजी सिखाई जाएगी। इस प्रोग्राम का नाम इंग्लिश वाया हिंदी एंड इनोवेटिव अप्रोच इसलिए रखा गया है कि मैं हर एक चीज़ को हिंदी में एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। इसलिए शुरू में अधिकांशतः मेरे जो बातचीत होगी वो हिंदी में होगी। एक बार आपको पकड़ आनी शुरू होगी, उसके बाद हर तरह के वाक्यों का प्रयोग किया जाएगा, हर तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कोई भी अभियान शुरू करने से पहले, कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले हमें अपना लक्ष्य पता होना चाहिए कि हमारा एम क्या है और उस एम को पाने के लिए उसके अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से पहलू इन्वॉल्व हैं, ताकि हम गुमराह ना हों। कुछ एक हिदायतें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहली बात तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मेरे पास कोई भी 2 घंटे 4 दिन वाली गुट्टी नहीं है। हाँ, बहुत सी ऐसी बुलेट ट्रेन्स हैं, अगर आप गूगल में जाएंगे तो आपको मिल जाएंगी, उसमें आप चढ़ सकते हैं। लेकिन मेरे साथ आपको थोड़ा संयम रखना होगा। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पिछले 73 सालों के अंदर लाखों इंस्टीट्यूशंस, टीचर्स व ऑर्गेनाइजेशंस होने के बावजूद आज देश के 100 करोड़ बच्चे इंग्लिश में पकड़ पाने के लिए संघर्षरत हैं। यूं तो इसके बहुत सारे कारण हैं, परंतु मैं 2-3 मुख्य कारणों के ऊपर ही जाऊंगा और आगे चलकर जैसे जैसे हम किसी लेसन विशेष पर आएंगे, किसी विशेष पहलू पर आएंगे, तो मैं आपको बताता जाऊंगा कि इंग्लिश के अंदर ऐसा होता है और हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि हमने अंग्रेजी भाषा ब्रिटिश काल से सौगात में पाई। आप इस बात से सहमत होंगे कि अंग्रेजों को हिंदी तो नहीं आती थी। उन्होंने जो कुछ भी अनुवाद के नियम बनाए वो तो हमने ही उन्हें बताए होंगे ना कि हम हिंदी में ऐसे करते हैं, और उसका उन्होंने इंग्लिश के अंदर अनुवाद किया होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे अभी जब हम उदाहरण देखेंगे तो हम पाएंगे कि इसमें बहुत सारी विषमताएं हैं। और दूसरा सबसे बड़ा कारण यह रहा कि हमारे पास आवश्यकता अनुसार टीचर्स नहीं थे, अध्यापक नहीं थे, और ना ही उन्हें वैसा प्रशिक्षण दिया गया जिससे कि वो इंग्लिश और हिंदी की विषमताओं को समझ पाते। आइए देखते हैं, 2-3 उदाहरण से आपको ये पहलू बिल्कुल साफ हो जाएगा। मुझे कुछ एक शब्दों से बहुत चिढ़ है। अब वो शब्द इस्तेमाल तो कर दिए,
लेकिन उसका अर्थ नहीं बताया, और हमारे विद्यार्थी उसको अपने तरीके से ही सोचते रहते हैं और उनका विश्लेषण भी अपनी समझ के अनुसार करते हैं। अब सबसे पहले जिन्होंने कोशिश की है इंग्लिश सीखने की, उनको ये लाइन जरूर याद होगी कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं, उनका अनुवाद वर्ब की पहली फॉर्म लगाकर किया जाता है, और यदि वो थर्ड पर्सन एक सिंगुलर हो तो उसमें SCIS लगा दिया जाता है। अब सबसे पहले तो मैं तो यही जानना चाहूंगा कि भाई ये इनडेफिनेट टेंस, इनडेफिनेट क्या होता है। चलो मैं इसके ऊपर थोड़ा बाद में आऊंगा। मैं अपने पढ़ाने के दौरान टेंस शब्द का कहीं प्रयोग नहीं करूंगा। अब सबसे पहली विषमता हम देखते हैं कि हमने कहा जापानी गोरे होते हैं, हमने कहा बच्चे शरारती होते हैं, अब यदि हिंदी माध्यम के विद्यार्थी से पूछा जाए, वो तो कहेगा साहब ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का वाक्य है और इसका अनुवाद जो है वो क्रिया की पहली फॉर्म लगाकर करेंगे। लेकिन आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि इस वाक्य में कोई टेंस है ही नहीं, क्योंकि ये सुस्त क्रिया का वाक्य है, अर्थात इसमें कोई एक्शन तो था ही नहीं। तो इसलिए हमने इसके लिए बोल दिया जापानीज आर फेयर इन कॉम्प्लेक्शन। इसी प्रकार बच्चे शरारती होते हैं, द चिल्ड्रन आर नॉटी। अब हमने कहा अंदर आ जाओ, या धूप में मत खेलो। अब ये जो वाक्य हैं तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, तो इस प्रकार से हम भटक जाते हैं। अंग्रेजी और हिंदी भाषा की जो विषमताएं हैं उनको हमें ध्यान में रखना होगा, और मैं हर कदम पर आपको इनका एहसास दिलाता जाऊंगा ताकि आप किसी भी प्रकार से गलती ना करें। यहां पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि मैं अभी आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि हमें सीखना क्या है। इसलिए पहली विषमता हमने देखी कि जिस प्रकार से अंग्रेजी में अंदर आ जाओ, कम इन, ये एक आदेशात्मक वाक्य है और आता इंडेफिनिट प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की श्रेणी में। तो इस प्रकार से हम इनके ऊपर ध्यान देंगे कि ऐसे शब्द जो हमें गुमराह करते हैं, हिंदी में और तरीके से आते हैं, अंग्रेजी में और तरीके से आते हैं। अच्छा, फिर देखते हैं, एक और उदाहरण में देखेंगे हम। हमने बोला
सुमित बीमार है। इसके बाद हमने बोला, बड़ा आसान था, हमने कह दिया सुमित इज सिक और नॉट या नॉट वेल। अब हमने बोल दिया सुमित 4 दिन से बीमार है। अब इसका अनुवाद अगर हिंदी माध्यम का विद्यार्थी यूं कर दे, सुमित इज सिक फॉर 4 days। भाई हिंदी भाषा तो बड़ी सरल भाषा है, हमने उसके अंदर कोई पेचीदगियां रखी नहीं है। लेकिन इंग्लिश भाषा के विद्वान जिन्होंने ये भाषा बनाई होगी, उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई, ये वाला वाक्य जो है अब चुस्त क्रिया का हो गया, इसमें तो एक्शन आ गया, क्योंकि बीमार होने की जो हलचल थी वो 4 दिन पहले शुरू हुई और अभी भी जारी है। इसके लिए उन्होंने दूसरा अनुवाद लगाया। उन्होंने सही, ये तो गलत हो गया, उन्होंने बोला सुमित हैज बीन सिक फॉर 4 days। अब ध्यान देने वाली चीज ये है कि सुमित, चलो ये तो हमारा आ गया पहले, लेकिन हमने बोला 4 दिन से बीमार है, तो 4 दिन से बीमार की जो इंग्लिश है वो पहले आ गई, वो क्रिया पहले आ गई, हैज बीन सिक फॉर 4 days। इस प्रकार से हमें बड़ा सतर्क रहना होगा कि कौन से शब्द कौन से क्रम में आते हैं, इंग्लिश में किस क्रम में आते हैं और हिंदी में किस क्रम में आते हैं। मैं एक ऐसे स्टूडेंट को भी जानता हूं, पिछले 6-7 साल से 8 साल से मेरे साथ जुड़ा हुआ है। वो कभी कभाई मैं उसको लॉस्ट एंड फाउंड कहता हूं, सर मुझे अंग्रेजी सीखनी है। 8-10 साल से ज़्यादा ही हो गए। जब भी मिलेगा, सर आई वॉज गो टू फैक्ट्री, मैं फैक्ट्री गया था। वो आज तक नहीं समझ पाया कि यार इसमें वॉज नहीं लगेगा। कारण क्योंकि सब जल्दी 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 चुटकी के अंदर अंग्रेजी सीखना चाहते। सर मेरे को थोड़ी सी स्पोकन इंग्लिश सिखा दो, बस मेरी तो पर्सनैलिटी बन जाएगी। लेकिन ऐसा संभव नहीं होता। आप 2-4 वाक्यों का अनुवाद करना सीख सकते हैं, लेकिन आपको इंग्लिश भाषा के ऊपर पकड़ हासिल करनी है तो आपको उसकी पेचीदगियों में जाना पड़ेगा कि इंग्लिश भाषा के वाक्यों के अंदर क्रिया शब्द कौन से किस तरीके से रखते हैं। आप चिंता नहीं करिए, अभी मैं सिर्फ आपको प्रारंभिक जानकारी दे रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, कारण बता रहा हूं, और इन्हीं को मैं जब विश्लेषण के साथ विस्तार में आपको बताऊंगा तब पढ़ाई हमारी शुरू होगी। अच्छा, अब इसके बाद हम एक और देख लेते हैं जो कि हमें थोड़ा सा तो हैरान करेगी। हमने बोला मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो आपने बोल दिया चीफ मिनिस्टर इज कमिंग।
ये अनुवाद बड़ा आसान था। यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब हमने बोला चीफ मिनिस्टर इज कमिंग, तो ये क्रिया बोलने के समय हो रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जब भी आप इस कमिंग का इस्तेमाल करेंगे, इसके साथ आईएनजी वाला प्रयोग करेंगे, तो हर हालत में आप उस समय वो काम कर रहे होंगे। मान लीजिए आपने कहा मैं आजकल ये उपन्यास पढ़ रहा हूं, तो आप बोलने के समय तो वो कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन आई एम रीडिंग दिस नॉवल दीज डेज, सिंपल। तो ये जो बारीकियां हैं इनको हमें समझना होगा हर मोड़ पर। अब इसी को अगर हमने ये बोल दिया चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री रविवार को आ रहे हैं, अगर ये 100 विद्यार्थियों से पूछा जाए तो 100 में से 99 बोलेंगे चीफ मिनिस्टर इज कमिंग ऑन संडे। और ऐसा अनुवाद करने वालों को दोष भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि आपकी जो हिंदी की लिपि है वो तो यही बोल रही है मुख्यमंत्री रविवार को आ रहे हैं, तो चीफ मिनिस्टर इज कमिंग ऑन संडे। पहले आपने बोला आ रहे थे तो तब आपने बोला था चीफ मिनिस्टर इज कमिंग। लेकिन अंग्रेजी भाषा बनाने वालों ने कुछ और सोचा। उन्होंने कहा कि जब आपने बोला मुख्यमंत्री रविवार को आ रहे हैं, तो मतलब आप भविष्य में होने वाली किसी घटना की सूचना दे रहे हैं, और इस समय मुख्यमंत्री आ नहीं रहे हैं, बोलने के समय नहीं आ रहे हैं। और उन्होंने ये निर्णय लिया कि भविष्य के अंदर होने वाली किसी भी घटना का जब होना तय हो जाता है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट डेफिनेट के नियमों का इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने बोला चीफ मिनिस्टर अराइव्स ऑन संडे। अब मुझे ये पूरा विश्वास है कि जिन्होंने टेंस पद्धति से अंग्रेजी सीखी है वो बोलेंगे यार ये दद्दू तो कुछ गड़बड़ कर रहा। लेकिन थोड़ा धीरज रखिए, जब हम ऐसी हालात वाले वाक्यों के बारे में आएंगे तो आप पाएंगे कि आज से 45-50 साल पहले भी कोई किसी घटना के बारे में जब हम बताते हैं तब भी हम उनका कुछ ऐसा ही प्रयोग करते हैं। बहरहाल वो हम थोड़ा बाद में आएंगे। इस प्रकार से हमने देखा कि अंग्रेजी और हिंदी वाक्यों में विषमताएं होती हैं। इसके लिए हमें एक बात का, एक स्वर्णिम सिद्धांत को याद रखना होगा, और वो स्वर्णिम सिद्धांत है हमेशा भावार्थ पर जाएं, शब्दार्थ पर नहीं जाएं। क्यों? जैसे आपने बोला कि भाव शब्दार्थ तो बोल रहा है मुख्यमंत्री रविवार को आ रहे, पर वास्तव में तो वो नहीं आ रहे बोलने के समय। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे ऐसे वाक्य आएंगे जिसमें आपको उस वाक्य का मैसेज क्या है, संदेश क्या है, उसका भाव क्या है। शब्द कुछ होंगे लेकिन
उनका भाव अलग होगा, तभी आप अंग्रेजी भाषा पर पकड़ हासिल कर सकेंगे। अभी हमने देखा कि हिंदी और अंग्रेजी वाक्यों में किस प्रकार से विषमताएं हैं। इसी के साथ साथ हमारे देश में भी विरोधाभास है। मेरा मतलब सिर्फ स्टूडेंट्स को लेकर है। आज से 2-3 वर्ष पहले एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता हुई इंग्लिश विषय पर। उस पर 74 देशों ने भाग लिया और उसमें से भारत का नंबर था 73वां और हमसे पीछे सिर्फ कजाकिस्तान था। अब दूसरी तरफ देखिए, पिछले 30 वर्षों से अमेरिका के अंदर स्पेलिंग के ऊपर, जिसका नाम है स्पेल बी, इसकी एक प्रतियोगिता होती है और पिछले 30 सालों में से 20 से ज़्यादा बार, मेरे ख्याल से, मेरे को अगर मैं सही कह रहा हूं तो 25 बार तो भारतीय स्टूडेंट प्रथम आते हैं। अब उसके कारण क्या है, हमें यह भी देखना होगा। हमें ना बहुत सारी चीज़ें बड़ी साधारण लगती हैं, हम उनके ऊपर उतना ध्यान नहीं देते। मैं जो बार बार आपसे कह रहा हूं कि आपको सचेत रहना होगा, आपको शांत रहना होगा। अंग्रेजी सीखने वालों की सबसे बड़ी कमजोरी ये होती है कि वो बहुत जल्दी आतंकित हो जाते हैं। मैं इसलिए जानबूझकर किसी भी कठिन शब्द का इस्तेमाल प्रयोग नहीं कर रहा। मैं केवल उस कठिन शब्द का प्रयोग करूंगा जिसे मैं आपको एक दफा समझा दूंगा। यहां पर एक घटना याद आ गई। अभी कुछ समय पहले एक बड़े अधिकारी एक स्कूल में गए और कक्षा में जाके उन्होंने पूछा, ये फरवरी के स्पेलिंग बताइए। कोई बच्चा नहीं बता पाया। बारी बारी से टीचर्स को बुलाया, वहां कोई टीचर भी नहीं बता पाया। आखिरकार प्रिंसिपल भी आए तो उन्होंने बताया सही। अब ऐसा क्यों हुआ? आप मेरे से इस बात पे सहमत होंगे कि जितने भी कैलेंडर हैं, जितनी भी किताबों में हम जनवरी, फरवरी, मार्च वगैरह का रेफरेंस देखते हैं तो फरवरी कैसे लिखा होता है? ये ऐसे लिखा होता है। अब हिंदी माध्यम का पढ़ा हुआ विद्यार्थी क्या करेगा? फा की जगह एफ नहीं लगाएगा। अब फा और रा के बीच में एक वॉवल आना है। ये जब मैं आपको स्पेलिंग के ऊपर जो लेसन आएगा उसमें बताऊंगा, लेकिन दो वर्णों के बीच में उनको मिलाने के लिए एक वॉवल का आना आवश्यक होता है। वो आपने ई लगा दिया, कोई अगर यू भी लगा देगा तो भी चल जाता। एफ ई, अब क्या है? रा, तो आर लगाना कौन सा मुश्किल था? अब वो फरवरी के बाद वी ए आर वाई लगा देगा, चाहे यहां ई लगाए या यू लगाए, कुछ भी लगाए, लेकिन स्पेलिंग तो गलत हो गए। अब क्यों गलत हो गए? गलत इसलिए हो गए कि इसका हिंदी का जो
उच्चारण था वो फरवरी था, फरवरी नहीं। अब उस बेचारे को आपने दोष तो दे दिया, टीचर को भी झाट पड़ी होगी, शायद कुछ सजा भी मिली हो, लेकिन उसको फिर भी आपने बताया तो नहीं। आपने बोला F, उसके बाद क्या आना है B, तो आपने E लगाया और B लगा दिया। अब नियम कहता है कि हिंदी में अगर आधा आ जाए तो हमें बीच में वॉवल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। वॉवल से मेरा मतलब है स्वर A, E, I, O, U। तो आपने R लगा दिया, उसके बाद आया छोटा U, छोटा U आया तो आपने लगा दिया U। फेब्रु, मेरा पहला सिलेबल वो है जो एक बार में जितना आप उच्चारण कर सकते हैं उसको हम सिलेबल बोलते हैं। आपका आ गया फेब्रु। अब क्या है ए, आ है ना, फिर आगे रा आना है, फेब्रु अरी, ARY लगा दिया आपने, आपकी स्पेलिंग सही हो गई। इस प्रकार से जब मैंने आपसे कहा था कि स्वतंत्रता के पश्चात हमने कोई विशेष प्रयास नहीं किए कि हमारे जो करोड़ों स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, उनको हिंदी के अंदर किस प्रकार से समझाया जाए। किताबें तो बहुत सारी लिखी गई हिंदी के अंदर, लेकिन वो मात्र अनुवाद थी जो अंग्रेजी के अंदर दिया हुआ था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम किताबों में जो लिखा रहता है उसी को उठाकर परोसते रहते हैं, उसका औचित्य नहीं समझाते कि ऐसा क्यों है। और इसी बात के ऊपर मैं आपको हर मोड़ के ऊपर याद दिलाऊंगा कि इसका औचित्य ये है, इसलिए हमने ऐसा किया।